बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। बेटे ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है, कि जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन किस किस तरह से किन किन टेक्निक्स की मदद से की जा सकती है। तो आज बेटे हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.5 अटेम्प्ट करेंगे। 3.5 जो एक्सरसाइज है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि 3.5 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं कि ये इनमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद हम इस पर इंटीग्रेशन के रूल्स को अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन की। बेटे सबसे पहले तो मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगी एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.5 है उसमें आप लोग टिक करते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 19, 22, 26, 29। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बेटे आपके कोर्स में शामिल हैं। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम वही टेक्निक लेकर चलेंगे कि हम हर तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। बेटे जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है ये कवर होता है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में। फर्स्ट ईयर में आप पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत डिटेल में करके आए, इसके तमाम केसेस को हमने डिस्कस किया था। अभी हम सिर्फ ब्रीफली पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी इन तमाम चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है, पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ, अगर आपके पास बेटे कोई भी रैशनल फ्रैक्शन गिवन है जिसमें ऊपर भी कोई एक्स का एक्सप्रेशन है और नीचे भी एक्स का एक्सप्रेशन है, अगर if the highest power of x in the numerator is less than the highest power of x in the denominator, जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके बरक्स अगर आपके पास न्यूमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है, if this power is greater than or equal to, if this power is greater than or equal to the highest power in the denominator, then we say that this is an example of improper fraction. This is an example of improper fraction. अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी हमारे पास आती है तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसमें न्यूमिनेटर में x की पावर लेस होती है डिनोमिनेटर से, तो हम साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है कि जैसे कि यहाँ पर कि जिसमें न्यूमिनेटर में जो x की पावर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है या ग्रेटर है, तो तब हम क्या करते हैं कि तब हम न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को बेटे हम स्टार्ट करते हैं a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू dx। जब भी आपके पास अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है अगर हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं दिस क्वेश्चन बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम सबसे पहले we will simplify this expression by using partial fraction and then we will apply the integration. Now consider, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को जो है वो आपने कंसिडर कर लेना है। जो आपके पास फंक्शन गिवन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, हम सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कंसिडर कर लेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद जो है वो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले तो आप देखते हैं कि whether the given fraction is a proper or improper। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन है तो इसमें भी आप x की पावर्स का अंदाजा कैसे लगाएंगे? Here the highest power of x is 1. Here what will be the highest power of x?
ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो when x will be multiplied with the x, then the highest power will be 2. It means that the highest power of x in the denominator is 2 and in the numerator it is 1. It means that this fraction is a proper fraction. तो proper fraction है, इसको हमें proper fraction बनाने की जरूरत नहीं है. Now प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में बेटे जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका वो क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने होते हैं. डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस केस में बने हुए हैं ऑलरेडी. अगर नहीं बने होंगे तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे. अब अगला जो स्टेप होता था, सबसे पहला स्टेप है फैक्टर्स बनाने वाला. सबसे पहले आपने देखना है whether the given fraction is proper or improper. You will choose accordingly. फिर उसके बाद अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. इफ द गिवन फ्रैक्शन इज improper then you will divide the numerator by the denominator. After that you will make the factors of the denominator. एक दफा फैक्टर्स बन गए, then the next step is choosing the constants. constants कौन से चूज होंगे? कांस्टेंट्स चूज करते हैं बेटे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखकर. अगर आपके पास फैक्टर्स लीनियर हैं, इफ द फैक्टर्स आर लीनियर देन यू विल चूज कांस्टेंट्स लाइक a b एंड c. तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या होंगे? a by x minus a plus b by x minus b. Since it is the first question we are discussing here of its type, therefore we will solve it completely. But after that मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स तक आपको लिखवा दूंगी और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यूज आप लोग खुद फाइंड करेंगे और आगे इंटीग्रेशन में करवा दूंगी. तो यहाँ पर बेटे अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते थे? हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस b. दोनों साइड्स को हम जो डिनोमिनेटर होता था उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं. जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड्स. इट बिकम्स a by x minus a into x minus a into x minus b plus b by x minus b into x minus a into x minus b. ये कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, आपके पास क्या बचा? a minus b into x is equal to a into x minus b plus b into x minus a. अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होता था? कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है. कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे? आपको अगर याद हो तो हम इस लीनियर फैक्टर को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू b. तो x इज इक्वल टू b को पुट करने से ये फैक्टर आपके पास रूल आउट हो जाएगा. दिस फैक्टर विल बिकम 0 एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. सो बाय पुटिंग x is equal to b, we will get a minus b into b is equal to a into b minus b plus b into b minus a. This whole factor, this whole term will be ruled out. It will become 0. b into b minus a minus b into b. In the next step, we will take common the minus sign. जब हम minus sign को common लेंगे तो जहां पर minus था वहां पर plus हो जाएगा और जहां पर plus था वहां पे minus हो जाएगा. The value of b will be, sorry, it is minus b, a minus b into b divided by a minus b. b is equal to minus b. b is equal to minus b. ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई है b is equal to minus b. अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर x is equal to b पुट किया था. x is equal to b पुट किया था. अब हम क्या पुट करेंगे? अब हम x is equal to a पुट करेंगे. हमने उस इक्वेशन को रिमूव कर दिया. हम उस इक्वेशन में x is equal to a पुट कर देंगे. by putting x is equal to a, जिस इक्वेशन में बेटे मैंने उसको नाम देना मैं नहीं दे सकी, उसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. जिस इक्वेशन में हमने x is equal to b पुट किया था, अब आप उस इक्वेशन में x is equal to a पुट करेंगे. ठीक हो गया. अब हम वहां पर x is equal to a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a minus b into a is equal to, वो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन में एक दफा दोबारा लिख लेती हूँ. a minus b into x is equal to a into x minus b plus b into x minus a. कुछ ऐसी इक्वेशन थी. इसमें जब हम x को a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
this term will vanish. कैपिटल A इज इक्वल टू ए। तो बेटे b की वैल्यू आई थी हमारे पास -b और a की वैल्यू आई है a। तो अब हम वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना था वो कौन सा एक्सप्रेशन था, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी, ये एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन में अब हम a की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, a की जगह पर क्या पुट करेंगे और b की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस b बाय एक्स माइनस बी। क्या पुट करेंगे, x माइनस बी। ठीक हो गया। व्हाट वाज क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था, इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था। सो वी विल अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ बाय अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन a minus b divided by x minus a into x minus b dx is equal to integral a by x minus a plus minus b by x minus b into dx। ठीक है, इंटीग्रेशन की हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि हम इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रल b by x minus b dx, ये सारी प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। अच्छा, then it becomes a and b are constant, तो हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, माइनस बी 1/x माइनस बी इनटू dx। अच्छा, अब हमने देखा था एक लेक्चर में पहले और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए व्हाट इज डिनोमिनेटर x माइनस ए, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, x का डेरिवेटिव है 1 which is present in the numerator, so the integration will be ln of x minus a minus b। Same is the case here that the derivative of the denominator is 1 which is present in the numerator, so integration will be ln of x minus b and plus c, where c is the constant of integration। इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है रिलेटिवली, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन है जो कि आपने वो कॉन्सेप्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में लिए हुए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी लेंथी होती है लेकिन बहुत आसान होती है। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये सारी एक्सरसाइज बहुत आसान है, में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर 2 + 3x। ये क्वेश्चन बेटे मैंने इस तरह से चूज किए कि ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन में चूज कर रही हूँ। ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें कांस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फैक्टर्स बनते हैं डिनोमिनेटर के, ये लीनियर फैक्टर्स तो हैं लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर के ये रिपीट हो रहे हैं, ये लीनियर फैक्टर्स हैं बट द फैक्टर्स आर रिपीटिंग। तो अब हम यहाँ पर जो कांस्टेंट चूज होंगे ये कांस्टेंट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होंगे पिछले कांस्टेंट से। ठीक है, तो वहां हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी कांस्टेंट चूज करेंगे। अच्छा, अगेन जो बात पहले मैंने आपको बताई थी कि हम क्या कंसीडर करेंगे, we will consider the function which we have to integrate। First we will apply the partial fraction, after simplification we will apply the integral on both sides। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हमें इसकी partial fraction करनी है। Partial fraction के लिए look at the factors of the denominator। Here the factors are linear, both the factors are linear। Linear means that the power of both the factors is power of x in the both of the factors is 1। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, but this is a case different from the previous one। Why? Because here the factor is linear but it is repeating, this factor is repeating। ये factor इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये factor 2 दफा आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे टैकल करेंगे बेटे, जब भी कोई फैक्टर रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको सबसे पहले एक कांस्टेंट के साथ लिखेंगे पावर 1 के साथ,
एंड देन हम उसको लिखेंगे अगले कांस्टेंट के साथ पावर 2 के साथ। ठीक हो गया। और अगर इसकी पावर 3 होती तो हम क्या करते, हम इसको a बाय 1 प्लस एक्स प्लस बी बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस c बाय 1 प्लस एक्स होल क्यूब करके लिखते। ठीक है, जितनी पावर्स आएंगी हम उतने कांस्टेंट्स ऐड करते जाएंगे। हियर द हाई पावर इज 2, द फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस, देयरफॉर वी आर एडिंग 2 कांस्टेंट्स फॉर दिस। और अगला फैक्टर क्या है, the next factor is a linear factor which is occurring for just one time, therefore we will choose one constant for this। ठीक हो गया। अब इस फैक्टराइजेशन के बाद what will be the next step, you will multiply the denominator on both sides, this denominator will be cancelled out और यहाँ पर क्या आएगा, a के साथ आ जाएगा 1 plus x into 2 plus 3x, b के साथ क्या आ जाएगा 2 plus 3x and c के साथ क्या आ जाएगा 1 plus x whole square। After that we will find the values of the constant। Constants की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, you will put x plus 1 is equal to 0, it implies x is equal to -1। तो बेटे एक दफा आपने x को -1 पुट करना है और दूसरी दफा आपने x को क्या पुट करना है, 2 plus 3x is equal to 0, 2 is equal to -3x और x is equal to -2 by 3। तो बेटे एक दफा आपने x को -1 पुट करना है और दूसरी दफा आपने x को -2 by 3 पुट करना है। इससे आपके पास दो कांस्टेंट की वैल्यूज आएंगी और तीसरा जो कांस्टेंट बच जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने हम जैसे करते थे फर्स्ट ईयर में, हम क्या करते होते थे कि आप एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट्स, इसके लिए एक क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते थे। फिर आप एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे, एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लेते होते थे। ठीक है, तो वो सारा काम करने के बाद बेटे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -6। तो अब अगर हम इधर पुट करेंगे क्या आएगा, 4 plus 7x divided by 1 plus x whole square 2 plus 3x, 2 by 1 plus x plus 3 by 1 plus x whole square minus 6 by 2 plus 3x। Now we will apply integral on both sides, 4 plus 7x divided by 1 plus x whole square into 2 plus 3x, 2 by 1 plus x plus 3 by 1 plus x whole square minus 6 by 2 plus 3x dx। हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। हम इंटीग्रेशन पे आते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होगी इन तीनों टर्म्स की। इंटीग्रेशन के लिए देखिए सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा 1 which is present in the numerator, so the integration will be ln of 1 plus 3 इसको जरा मैं ऊपर ले जाती हूँ तो इसकी पावर क्या बनेगी, 1 plus x पावर -2 dx minus 6। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 plus 3x, द डेरिवेटिव ऑफ 2 plus 3x इज 3। 3 को ऊपर मौजूद होना चाहिए था, ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था, मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा लिया और डिवाइड भी करवा लिया।
यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल बेटे कैसे लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पावर रूल लगाने के लिए जिस भी फंक्शन पे पावर रूल लगाएंगे उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होना मस्ट होता है। तो इसका डेरिवेटिव साथ में 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 विच इज प्रेजेंट, इसलिए हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 -6/3 मीन्स 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ये डेरिवेटिव है इसलिए इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन विल बी ln ऑफ 2 प्लस 3x -2 plus 1 mean -1, it will become -3, 1 plus x power -1 हो गया। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो कंप्लीट हो गया। अब हम बेटे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास जो है वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे जरा अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर फैक्टर्स तो बने हुए हैं लेकिन ये फैक्टर्स कैसे हैं, ये लीनियर फैक्टर्स नहीं है बल्कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये लीनियर नहीं है बल्कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जब जब हमारे पास आते थे तो हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को कैसे टैकल करते हैं। Question number 26. 26 is integral of 3x plus 1 divided by 4x square plus 1 x square minus x plus 1 dx. Consider 3x plus 1 divided by 4x square plus 1 into x square minus x plus 1 dx. Sorry, we will not write the dx as we are not taking the integration here. अच्छा, अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं बेटे तो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स ये लीनियर फैक्टर्स नहीं है, दीज फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक और इनको फर्दर हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते इस लीनियर फैक्टर्स में। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ये फैक्टर मौजूद होता, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, इससे दो लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकते थे। लेकिन ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मजीद कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, इनके मजीद फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ये इतने ही इसे मजीद फैक्टर्स क्योंकि नहीं बन सकते इसलिए ये दो फैक्टर्स ही रहेंगे हमारे पास और हमें कॉन्स्टेंट्स उनके हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। The first factor is the quadratic factor and the second factor is also quadratic factor. Quadratic factor के लिए कांस्टेंट बेटे कैसे चूज करते हैं कि अब हम कांस्टेंट a नहीं लेंगे बल्कि अब हम कांस्टेंट लेंगे ax plus b। हमने कांस्टेंट ले लिया है ax plus b और इसी तरीके से जो अगला कांस्टेंट हम चूज करते हैं दैट इज cx plus d, दैट इज cx plus d। ठीक हो गया। ये आगे हमारे पास कांस्टेंट्स मैंने क्या बात बताई है कि जो भी जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं तो आप जो कांस्टेंट्स होंगे उनकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। नाउ द कांस्टेंट विल बी ax plus b एंड द नेक्स्ट कांस्टेंट विल बी cx plus d क्योंकि अगला फैक्टर भी जो है वो क्वाड्रेटिक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4x square plus 1 into x square minus x plus 1. These two factors will be ruled out, divided by 4x square plus 1 into 4x square plus 1 into x square minus x plus 1. This will be cancelled, plus cx plus d divided by x square minus x plus 1 into 4x square plus 1 into x square
x plus 1 is equal to ax plus b, ब्रैकेट साथ में जरूर लगाएंगे वरना यूं लगेगा कि ये टर्म सिर्फ और सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ब्रैकेट्स को नहीं भूलना। प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 4x² प्लस 1। आप इसको नाम दे देंगे 1 का इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 में हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन 2 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको बेटे फर्दर सॉल्व कैसे करते थे? अब देखिए, अब लीनियर फैक्टर होते थे तो हम x की वैल्यू पुट करते थे, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा तो अब हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते कि x की कोई वैल्यू, हम उस फैक्टर को जब लीनियर फैक्टर होता था उसको 0 से इक्वेट करते थे, x की जो भी वैल्यू आती थी हम वो उसमें पुट कर देते थे तो कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाती थी। यहाँ हम उस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बिकम ax³ minus ax² plus ax plus bx² minus bx plus b plus 4cx³ plus cx plus, sorry, this was capital D. This was capital D. Plus 4d x² plus 4d. Sorry, d. अच्छा, now x³ के कांस्टेंट्स को जरा हम इकट्ठा कर लेते हैं। a(x³ के जो कोफिशिएंट्स है a plus 4c. These are the coefficients of x³. Now the coefficients of x² minus a, हम साथ ही टर्म्स को कैंसिल करते जाते हैं जो जो टर्म्स हमने लिखे हैं ताकि कोई टर्म्स हमने मिस ना हो। प्लस b, okay, the next term is plus 4d the next term, the next coefficients of x, a minus b plus c. Okay, the next constant terms, the constant terms are b plus d. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या ऊपर से तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं, क्या हमने तमाम टर्म्स को लिख लिया है। अगर लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता था बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते थे। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने का क्या मेथड होता है? सबसे पहले कौन सा कोएफिशिएंट हमने कंपेयर करना है? x³ का। x³ का कोएफिशिएंट बेटे जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर x³ की टर्म क्या है? 0, so it means that the coefficient over here is 0 and the coefficient of x³ is a plus 4c. The next x², the coefficient of x² on the left hand side is 0 and on the right hand side it is minus a plus b plus 4d. Next is the coefficient of x, which is 3 on the left hand side and on the right hand side a minus b plus c. The next is the constant term which on the left hand side is 1 constant term. Okay, so which on the left side is 1 and on the right hand side is b plus d. Okay, तो ये बेटे अब हमारे पास आ गई हैं 4 इक्वेशंस। इन 4 इक्वेशंस की मदद से हम 4 अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस हैं कि जिनकी मदद से हम 4 अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अच्छा, इनको सबसे पहले हम नाम दे लेते हैं। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन ए का, इसको बी का, या फिर हम इसके आगे हमने इक्वेशन नंबर 1 2 को नेम दिया हुआ था तो हम इसको कर लेते हैं 3 4 5 एंड 6। दीज आर 4 इक्वेशन। अब हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करते जाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ए की जगह पर पुट कर देते हैं, सी की जगह पर पुट कर देते हैं
4c is equal to minus a. Equation 3 implies 4c is equal to minus a. जी, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिली है ये इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू, या फिर हमारे पास आ जाएगा, सो यहाँ से हम फर्दर इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया? तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 6 से b इज इक्वल टू 1 माइनस d, b इज इक्वल टू 1 माइनस d। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गए। नाउ बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज, इन दो वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, a की और b की वैल्यूज को। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -4c प्लस 1 माइनस d प्लस 4d इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये आ गई है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 4c प्लस 1 माइनस d प्लस 4d इज इक्वल टू 0 हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था। तो 0 इज इक्वल टू 4d माइनस d प्लस 3d हो जाएगा, प्लस 4c हो जाएगा, और ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब अगली जो इक्वेशन थी वो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को इसी तरीके से अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इज इक्वल टू a की जगह पर हमें क्या पुट करना है, -4c, और b की जगह पर क्या पुट करना है, -1 माइनस d और प्लस c। ठीक है क्या, प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू -4c -1 प्लस d प्लस c इज इक्वल टू -3c प्लस d, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इट बिकम्स 4। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 के साथ, तो ये बन जाएगी 12 इज इक्वल टू -9c प्लस 3d। तो अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 7 का, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं 8 का। अब हम इक्वेशन 8 में से 7 को माइनस कर देते हैं, या 7 में से माइनस को 8 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 7 इज 4c प्लस 3d इज इक्वल टू -1, एंड इक्वेशन 8 वाज -9c प्लस 3d इज इक्वल टू 12। अब हम जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बिकम 9 + 4 13c, and plus minus cancel is equal to -13, c is equal to -1। यहाँ से बेटे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है -1। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, या फिर इक्वेशन 7 में पुट कर लें, या फिर इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 7 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 7 हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 7 बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू -1 प्लस 3d, it is equal to -1 minus 4 plus 3d, -1 plus 4 is equal to 3d, 3 is equal to 3d and d is equal to 1। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ से अब हम इसमें वैल्यू पुट करके अब हम b की वैल्यू पुट कर लेंगे। b is equal to 1 minus d is equal to 1, so b is equal to 0। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि b की वैल्यू 0 है। अब हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इक्वेशन थी इसमें अब हम c की वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन में अब हम c की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू a प्लस 4, c की वैल्यू है -1, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ गई है 4, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1। अब हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में अब हम इन तमाम वैल्यूज को, मैं ये सारा बोर्ड बेस कर रही हूँ ताकि इक्वेशन 1 को हम पूरे तरीके से लिख सकें। तो इक्वेशन 1 में बेटे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती थी, 3x + 1 डिवाइडेड बाय 4x² + 1 इंटू x² - x प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह पर अब हमने क्या पुट करना है, 4x प्लस b की जगह पर 0, c की जगह पर हमने पुट करना है -1 और d की जगह पर पुट करना है +1। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4x डिवाइडेड बाय 4x² + 1 प्लस
1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बेटे हम दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। 4x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे। 4x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इस इंटीग्रल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस इंटीग्रल के डिनोमिनेटर में क्या है? इस इंटीग्रल के डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है जो क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, लीनियर फैक्टर नहीं है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका डेरिवेटिव 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? इसका डेरिवेटिव बनता है 8x। 4x ऊपर मौजूद है तो अब हम 8x कैसे बना सकते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 2 से डिवाइड भी करवाएंगे ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए और उसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था डेरिवेटिव बनाने के लिए? हमें यहाँ पर 2x माइनस एक्स माइनस 1 चाहिए, 2x माइनस 1 चाहिए। 2x हमारे पास x मौजूद है, 2x मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं? 2 से डिवाइड भी करवाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, 8x ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, बल्कि हम इस स्टेप में इसको 8x ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? सबसे पहले तो हम इसमें से माइनस साइन को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा? अंदर बनेगा 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब हमें 2x माइनस 2 नहीं चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x माइनस 1। हमें 2x माइनस 1 चाहिए, हमें 2x माइनस 2 नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसमें से माइनस 1 को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर 2x माइनस 1 चाहिए था, प्लस 1 हमें यहाँ पर 2x माइनस 1 चाहिए था, माइनस 2 नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से माइनस 1 को सेपरेट करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन होगी इसकी। अब इस टर्म पे आ जाते हैं। हमें यहाँ पर 2x माइनस 1 चाहिए था, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2x माइनस 1 माइनस 1, एक दफा हम इसको सेपरेट करेंगे। 2x माइनस 1 के साथ, और दूसरी दफा सेपरेट करेंगे। यहाँ पर दूसरी दफा क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास माइनस 1। इसकी इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगी? चलिए इस स्टेप में हम इसको एज इट इज रख लेते हैं, अगले स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव इसका है 2x माइनस 1 विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। इंटीग्रेशन विल बी ln ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इस इंटीग्रल पे आ जाइए। इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है और डेरिवेटिव बन भी नहीं सकता, बिकॉज द डेरिवेटिव इज 2x माइनस 1। x के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कांस्टेंट होता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें x के साथ x वाली टर्म्स चाहिए, तो इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली अगर फॉर्म बनाएंगे आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी? x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ये कैसे फॉर्म बनी है? बेटे आपने सिंपली इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम आप पहले कर चुके हैं।
इसलिए मैं अब वो मजीद यहाँ पर 2-3 स्टेप्स इधर ऐड नहीं करवा रही क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है एक्स स्क्वायर, वो जो आप फॉर्मूला कंप्लीट करते थे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने उस फॉर्मूला की मदद से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड होता था उसकी मदद से आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मर्ज करें 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होती थी, हमने पढ़ा था 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1 ओवर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, इसकी इंटीग्रेशन होती थी 1 ओवर a, here a is under root 3 by 2 into tan inverse of x by a. This is x, this is x and this is a, x by 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी बेटे, tan इनवर्स ऑफ x बाय a। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x माइनस 1 बाय 2 और a की जगह पर क्या है, अंडर रूट 3 बाय 2। अब ln का आपको प्रॉपर्टी पता है कि ln अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ln की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। और प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने से क्या आएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस c आ जाएगा। अब ln की अगली प्रॉपर्टी भी होती थी कि ln के साथ अगर कोई नंबर हो तो वो उसकी पावर में जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, ln के साथ अगर आपके पास नेचुरल लॉ के साथ कोई नंबर हो तो वो उसकी पावर में चला जाता है, पावर में चला जाएगा 1 बाय 2, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस c। इसको फर्दर हम कैसे लिख लेंगे, ln ऑफ अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस c। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारी इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट होती है। इंटीग्रेशन में मैंने एक स्टेप आपको छुड़वा दिया था क्योंकि उसमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते थे और आपको फॉर्मूला बना सकते थे, तो वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे ताकि मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। और बाकी जो है वो यहाँ तक हर एक स्टेप तकरीबन मैंने क्लियर करने की कोशिश की। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। बट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, 1 ओवर इंटीग्रल ऑफ integration of 1 over x square plus a square is equal to 1 over a tan inverse of x by a। तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी अंडर रूट 3 बाई 2 और tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी x माइनस 1 बाई 2 और a की वैल्यू थी अंडर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया था तो ये बन गया था 2x माइनस 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। और इसके साथ ही आपको प्रॉब्लम, यहाँ पर ln की कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हैं कि नेचुरल लॉ की अगर दो टर्म्स हो और दोनों के दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो, अगर प्लस का साइन आ रहा होता था तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे, अगर माइनस का साइन आ रहा होता था तो हम उसको ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी को हम लिख सकते हैं ln ऑफ ए बाई बी। तो हमने इसको लिख लिया ln ऑफ ए बाई बी की फॉर्म में। अगली प्रॉपर्टी बेटे क्या थी कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर आ रहा होता था तो वो ln की पावर बन जाता था, तो यहाँ पर पावर बन गई है 1 बाई 2 और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है। ये क्वेश्चन बेटे बहुत लेंथी है, लेंथी इस वजह से है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है। अदरवाइज ये इंटीग्रेशन बाकी तमाम के तमाम वही है जो कि टेक्निक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से ये एक्सरसाइज लेंथी है बट जो है वो बहुत आसान है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन भी इटसेल्फ इजी होती है और इंटीग्रेशन सारी की सारी वही है जो फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। इसके साथ ही बेटे मैं आज की क्लास एंड करती हूँ। आप लोगों ने इसको एक्सरसाइज को ट्राई करना है और फिर जो है वो तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है और जहाँ पर स्टॉक होते हैं वो आप लोगों ने मुझे बताना है। Thank you so much. Take care of yourself.